कहानी झांसी जिले की है। ये बात 2025 की है। झांसी जिले में टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है किशोरपुर। 13 अगस्त की सुबह गांव का रहने वाला किसान विनोद पटेल रोज की तरह महोबा रोड के पास अपने खेत की देखभाल करने गया था। खेत के पास पहुंचते ही उसे तेज बदबू महसूस हुई। बदबू कहां से आ रही है, यह देखने के लिए वह इधर उधर खोजने लगा। खोजते खोजते वह कुएं के पास पहुंचा। कुएं में झांक कर देखा तो पानी में 2 बोरियां तैरती हुई नजर आईं। विनोद ने तुरंत गांव वालों को इसकी खबर दी। थोड़ी ही देर में गांव के लोग कुएं के पास जमा हो गए। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बोरियां बाहर निकलवाईं। जब बोरियां खोली गईं तो अंदर एक महिला के शरीर के टुकड़े थे। पहली बोरी में गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा और दूसरी बोरी में कमर से घुटनों तक का हिस्सा मिला। हैरानी की बात यह थी कि महिला के दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर गायब थे। इस खौफनाक वारदात की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई। पुलिस के सामने यह एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस बन गया। शव के कई हिस्से न मिलने के कारण पहचान करना बेहद मुश्किल था और हत्या का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। लाश की हालत देखकर पुलिस को साफ हो गया कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। पहचान छिपाने के लिए सिर और पैर काट दिए गए थे। यही वजह थी कि शिनाख्त करना बेहद मुश्किल हो गया। पुलिस ने सुराग जुटाने के लिए इलाके के 100 से ज्यादा गांवों में पूछताछ की और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया था। साथ ही आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई थी ताकि हाल ही में गुमशुदा हुई महिलाओं की जानकारी लेकर शव की पहचान की जा सके। शव की उम्र लगभग 33 से 35 साल आंकी गई थी। कपड़ों और गहनों के आधार पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए थे, लेकिन लगातार 5 दिन तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। लगाए गए 1000 से ज्यादा पोस्टरों में से एक पोस्टर देखकर मृतका का भाई दीपक यादव पुलिस से संपर्क में आया था। उसने शक जताया था कि कुएं से मिला शव उसकी बहन रचना यादव का हो सकता है। दीपक ने पुलिस को बताया कि रचना कई दिनों से घर नहीं लौटी थी और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद पुलिस ने उसे कुएं से मिले कपड़े और गहने दिखाए। दीपक ने तुरंत उनकी पहचान कर ली। इसी आधार पर शव की शिनाख्त रचना यादव के रूप में हो गई। इसके बाद पुलिस ने दीपक से रचना का मोबाइल नंबर लिया और उसे सर्विलांस पर लगाया। जांच में सामने आया कि रचना की अक्सर बातचीत पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल से होती थी। जब पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह अपने घर से गायब मिला। शक गहराने पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पहले तो संजय पटेल टालमटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि कुएं से बरामद शव रचना यादव का ही है और उसी ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। संजय ने पुलिस को यह भी बताया कि इस साजिश में उसका भतीजा संदीप पटेल और उसका साथी प्रदीप अहिरवार भी शामिल थे। पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए संजय पटेल के भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संजय और संदीप दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी और संजय पटेल का साथी प्रदीप अहिरवार लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। लगातार दबिश के बाद आखिरकार झांसी पुलिस का प्रदीप से आमना सामना हुआ। आधी रात को दुगारा के पास पुलिस और प्रदीप का एनकाउंटर हुआ। पुलिस के रोकने की कोशिश पर प्रदीप ने जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें प्रदीप के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से असलाह और गोलियां भी बरामद की। इस तरह रचना यादव हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा भी कर दिया। उन्होंने जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के चंदेरा गांव की रहने वाली रचना यादव की पहली शादी गांव में ही हुई थी। पहले पति से उसके 2 बच्चे भी हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन करीब 5 साल बाद पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार रचना अपने पति को छोड़कर मायके आ गई। मायके आने के बाद रचना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। झांसी के महोबा गांव का शिवराज यादव। रचना और शिवराज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने शादी कर ली और रचना महोबा गांव आकर उसके साथ रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद शिवराज की मौत हो गई। शिवराज की मौत के बाद रचना ने शिवराज के बड़े भाई पर दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। यह मामला जल्दी ही पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। रचना को लगातार धमकियां और मानसिक दबाव झेलना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट जाने लगी। यहीं उसकी मुलाकात हुई तत्कालीन ग्राम प्रधान संजय पटेल से। संजय ने उसकी कठिनाइयों को देखा और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। रचना और संजय पटेल अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रचना ने संजय पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। संजय पहले से शादीशुदा था, इसलिए वह बार बार टाल मटोल करने लगा। रचना हर हाल में शादी का दबाव बना रही थी, जबकि संजय उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। रचना ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करने लगी।
लगातार बढ़ते दबाव से परेशान होकर संजय ने एक खौफनाक योजना बनाई। 9 अगस्त 2025 का दिन था। उसी दिन संजय ने रचना को मिलने के लिए बुलाया। रचना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। तय जगह पर जब रचना पहुंची तो वहां पहले से ही संजय का भतीजा संदीप पटेल और उसका करीबी साथी प्रदीप अहिरवार मौजूद थे। संजय ने बातों ही बातों में रचना को फंसाया और फिर तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। रचना ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बेरहमी से काबू कर लिया गया। गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर रचना के शव के 7 टुकड़े किए। सिर और दोनों पैर अलग करके उन्हें लखेरी नदी की गहराई में फेंक दिया गया, ताकि किसी भी हालत में उसकी पहचान न हो सके। जबकि धड़ के हिस्सों को 2 बोरियों में भरकर गांव के ही एक पुराने कुएं में डाल दिया। यह पूरी साजिश इसलिए रची गई थी कि पुलिस कभी भी रचना की पहचान न कर पाए और मामला दबा दिया जाए। लेकिन अपराधी चाहे कितने भी चालाक क्यों न हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाते। धीरे धीरे पुलिस की पड़ताल की परतें खुलती गईं और संजय पटेल, संदीप पटेल और प्रदीप अहिरवार का खौफनाक सच सामने आने लगा। हत्या और साजिश की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। संजय पटेल, उसका भतीजा संदीप पटेल और साथी प्रदीप अहिरवार तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया और पूरी कहानी सामने रख दी। आज तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत अब तय करेगी कि इस सनसनीखेज और बेरहमी से अंजाम दिए गए हत्याकांड के गुनहगारों को क्या सजा मिलेगी।